और खबरों की शुरुआत करते हैं। नगर का नायक कौन? जी हां, यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण का शोर थम चुका है। 10 नगर निगम समेत 37 जिलों में होगी वोटिंग। पहले चरण के लिए 4 मई को डाले जाएंगे वोट। 10 नगर निगमों में ईवीएम से वोटिंग होगी। नगर पालिका और पंचायत में बैलेट पेपर से मतदान होगा। पहले चरण की अगर बात की जाए तो लगभग 37 जिले हैं, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज में वोटिंग होगी। साथ ही साथ गोरखपुर, आगरा, फिरोजाबाद, सहारनपुर, मथुरा में मतदान होगा। करीब आधा दर्जन जो मंत्री हैं उनकी साख दांव पर है। बीजेपी हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी इस निकाय चुनाव में परचम लहराने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। पहले चरण के लिए आपको बताएं कि 4 मई को सुबह 7 बजे वोट डाले जाएंगे। झांसी और मुरादाबाद में भी डाले जाएंगे वोट। शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा में वोटिंग होगी। संभल, मैनपुरी, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर में मतदान डाले जाएंगे सुबह 7 बजे 4 मई को। 2000 नगर निकाय चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपने दमखम के साथ मैदान में हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी जमीन पर है। उत्तर प्रदेश की सरकार के तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश के उन तमाम जिलों में प्रयासरत हैं। ऐसे में पहले चरण का आज प्रचार खत्म हो गया है और दर्जन भर से ऐसे अधिक मंत्री हैं जिनको या तो प्रभारी मंत्री के तौर पर जिले का जिम्मा मिला है या फिर खुद उस जिले की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में इन सभी मंत्रियों की साख दांव पर है। देखना यह होगा कि नगर निकाय के चुनाव में पहले चरण में किन किन जिलों में कमल खिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार आज थम गया है। प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों की साख दांव पर लगी है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे अलग अलग जगह से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। लखनऊ से संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, उन्नाव से संवाददाता श्याम जी तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं वाराणसी से संवाददाता सुशांत मुखर्जी और गोरखपुर से संवाददाता दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करते हैं लखनऊ का। आलोक, आज थम गया है चुनाव प्रचार, अब 4 तारीख का वेट है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। करीब करीब आधा दर्जन मंत्रियों की साख जो है वो दांव पर है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों डिप्टी सीएम ही क्यों ना हो। लखनऊ में क्या तैयारी, क्या तस्वीर लखनऊ में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, इस शाम के 6 बजे के बुलेटिन के साथ ही अगर हम कह रहे हैं तो पहले चरण का जो प्रचार है वो शाम 6 बजे खत्म हो चुका है। अब कोई जो 2 दिन बचे हैं, 4 तारीख को मतदान होगा, लेकिन इन सब 2 दिनों में कोई जनसभा नहीं हो सकती है, कोई रोड शो नहीं हो सकता है, डोर टू डोर कैंपेन हो सकता है और जो मुख्य प्रचार होता है वो आज खत्म हो गया। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हम हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आखिरी प्रचार यहीं पे खत्म हुआ है। ये लखनऊ का तेलीबाग इलाका है, सरोजनी नगर विधानसभा में आता है और यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस चरण के आखिरी भाषण को दिया है। लोगों से अपील की है कि ये जो प्रथम चरण है जिसमें 37 जिले आते हैं, 9 महापौर का चुनाव होना है और इसमें सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो अहम है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन जिलों की इसमें बारी है जहां पर मतदान होगा वो कुछ ऐसे हैं जहां पे लगभग 1 दर्जन ऐसे अगर हम कहें कि महत्वपूर्ण विधायक, महत्वपूर्ण मंत्री, उन सबकी साख भी दांव पे लगी हुई है। वो बड़े शहर जहां गोरखपुर है, जहां लखनऊ है, इस तरह के शहर और पे जहां महापौर की बहुत ही अहमियत होती है, इन सब जगहों पर चुनाव होना है 4 तारीख को। और सबसे महत्वपूर्ण यही है सभी पार्टियों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा, क्योंकि उनकी सिटिंग महापौर बहुत सारी जगहों पे रहे हैं। अगर हम पिछली बार का हिसाब करें तो 16 में से 14 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में थे। उसी तरह से महापौर के इस बार भी वो 17 में से 17 सीटों को जीतने की कोशिश में है और प्रथम चरण का जो चुनाव होगा वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा चुनौती होगी। उन्हें अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए तीसरी सरकार में मेहनत करनी होगी और सबसे अहम है लखनऊ के लिए खासतौर पे वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि कहीं ना कहीं मतदान के दिन मतदाता कम निकलते हैं आमतौर पे, ऐसा ट्रेंड रहा है। उस दिन कितने निकलेंगे ये भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता निकलें, जिससे उनके प्रत्याशी को वो ज्यादा मार्जिन से जिता सके। तो कुल मिला के पहले चरण का प्रचार खत्म, 4 तारीख की उम्मीद
4 तारीख को मतदान होगा और 2 दिन उनको मिलेंगे कि वो डोर टू डोर कैंपेन कर सके। 37 जिले इस पूरे चरण में आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आलोक, आप वाराणसी का रुख करते हैं। सुशांत, वाराणसी की बात करें, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी की अगर बात की जाए, क्या तैयारी वहां पर? कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा चुनाव पास में, उससे पहले ये एक तरह से सेमीफाइनल सारी पार्टियों के लिए, खासकर बीजेपी के लिए भी, क्योंकि जो पुरानी अगर नतीजों पर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर होगा कि फिर से वही चीज दोहरानी है। देखिए, वाराणसी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ वाराणसी में जो मेयर की सीट है वो एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के पास है और इस बार 100 वार्ड हो गए हैं, यानी कि रामनगर पालिका जो है वो भी अब नगर निगम में शामिल कर दी गई है। कई गांव को नगर निगम में शामिल किया गया है। ऐसे में इस बार 100 वार्डों का चुनाव हो रहा है और मेयर का चुनाव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मेयर की जो सीट है वो बीजेपी लगातार कई दशक से जीतती आई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बार बनारस मॉडल, जिसको सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में प्रचारित किया जा रहा है कि बनारस में जो विकास हुआ वो एक नजीर है, तो अगर बनारस में इस तरीके का विकास हुआ है तो ये दबाव भारतीय जनता पार्टी पर भी खास तौर पर होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर का प्रत्याशी है वो अगर बनारस की सीट को जीतता भी है तो उसका अंतर ज्यादा होना चाहिए। और इसलिए खुद यहाँ के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह लगातार बने हुए थे, कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की यहाँ से सभा हो चुकी है, लगातार सारे मंत्री यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन कर चुके हैं। तो बनारस की मेयर की सीट एक ऐसी सीट है जो कि सिर्फ सीट जीतना नहीं बल्कि भारी अंतर से जीत का दबाव है। और भारी अंतर से जीत का दबाव इसलिए भी है कि ये जो आंकड़ा है ये आने वाले 10 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें भी काफी ज्यादा लोगों पर इफेक्ट करेंगे और खास तौर पर विपक्षी पार्टियों को भी जो बोलने का मौका होगा वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चुनाव जो है डिसाइड करेगा। एक तरीके से नगर निगम का ये चुनाव सेमीफाइनल कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। भले ही ये गली मोहल्ले का चुनाव है पर लोगों का जो मिजाज है वो कहीं न कहीं से इस चुनाव में बहुत हद तक समझ में आ जाता है। हालांकि इस बार निर्दल प्रत्याशी भी बहुत अधिक स्तर पर खड़े हैं। वाराणसी में 11 प्रत्याशी हैं जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों के अलावा निर्दल प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर हैं और 100 वार्डों में जो पार्षदों की जो रेस है वो भी दिखाई दे रही है। तो बीजेपी के लिए वाराणसी में चुनाव जीतना और 100 वार्डों में अधिकतम वार्डों में उनका पार्षदों का जीतना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए लगातार यहाँ पर प्रचार में जोर दिया गया था। और आज शाम के 6 बजने के साथ ही जिस तरीके से चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो पर जो प्रत्याशी है और उसकी डोर टू डोर कैंपेन की जो प्रक्रिया है वो नहीं थमी है, वो चुनाव तक जारी रहेगी। और 4 मई को चुनाव होंगे तो उसके बाद ये डिसाइड होगा कि किस तरीके से जो मेहनत है, जो वाराणसी के जो विकास मॉडल की बात की जा रही थी, बिल्कुल विकास मॉडल की बात कर रहे हैं तो गोरखपुर का भी रुख करना जरूरी है। गोरखपुर बदलता हुआ नजर आया है। दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, वहां का समीकरण अगर समझा जाए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का एक दबदबा है, बीजेपी का एक दबदबा गोरखपुर में देखने को मिलता है। क्या कोई चुनौती गोरखपुर में बीजेपी के सामने या दूसरी पार्टियों के सामने, कैसे देखते हैं गोरखपुर को? देखिए, गोरखपुर के चुनाव की अगर बात करते हैं तो गोरखपुर में पिछले ये चौथी बार है जब बीजेपी यहां पे जीत की दावेदारी करी है। जब से गोरखपुर नगर निगम बना है तब से लगातार बीजेपी यहां से जीतती चली आई है। लेकिन इस बार की स्थिति का अगर बात करें तो पिछले 3 चुनावों से कहीं न कहीं बीजेपी इस बार उसका जो पलड़ा है वो 21 दिख रहा है, भारी पड़ रही है बीजेपी, क्योंकि डॉक्टर मंगलेश को जो यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया, जाति समीकरण उसके साथ यहाँ पे चाहे कायस्थों की बात करें या निषादों की बात करें वो जुड़े हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद कड़ी टक्कर दे रही हैं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मंगलेश को। हालांकि जीत और हार का जो आंकड़ा होगा वो क्या होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन इसके पहले जब भी चुनाव होते थे तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी होते थे 60 से 70 हजार वोटों में सिमट जाते थे। इस बार जो आंकड़ा है वो लगभग 1 लाख समाजवादी पार्टी के लोग खुद बता रहे हैं कि 1 लाख तक हमारी जो वोटिंग संख्या है वो जा सकती है। जीत और हार का अंतर इस बार कम हो सकता है पिछले बार से, क्योंकि काजल निषाद ने काफी मेहनत की है। समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कोई भी प्रत्याशी यहाँ पे जितने भी चुनाव में इसके पहले लड़ा है 5 साल तक वो फील्ड में नजर नहीं आता है। काजल निषाद इससे पहले विधानसभा चुनाव
2022 में लड़ चुकी कैंपियरगंज से। हालांकि उसके बाद से लगातार वो फील्ड में रही है और अब उनको मेयर का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 80 जो वार्ड हैं, उन 80 वार्डों में कमल खिलाना बीजेपी के लिए और खासतौर पे सीएम योगी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि 17 के चुनाव की अगर बात करते हैं हम, तो 17 के चुनाव में 70 वार्ड थे और मात्र उसमें 26 सीटें बीजेपी जीती थी, जबकि उस समय भी सीएम योगी थे, बीजेपी की लहर थी, मोदी और योगी का जलवा उस समय 17 के चुनाव में था। तो ऐसे में अगर उस समय भी उतनी सीटें नहीं निकाल पाई तो इस बार भी एक बड़ी चुनौती होगी। इस बार 70 से बजा करके 80 सीटें कर दी गई है नगर निगम में जो वार्ड हैं। तो एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। और खासतौर पे जो बाकी हैं, साथ ही जो निर्दल है, सभासदों की अगर बात करते हैं, पार्षदों की अगर बात करते हैं, तो ये कहीं न कहीं बीजेपी की जो जीत की राह है उसमें रोड़ा डालने का काम कर रहा है। क्योंकि ये जो चुनाव होता है पार्षदों का, सभासदों का, वो चेहरों पे होता है, वो पार्टी लेवल पे नहीं होता है, स्थानीय मुद्दों पे होता है। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी, अगर कहें तो कठिन परीक्षा की घड़ी है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे देखी जा रही है कि 17 के चुनाव में खुद मुख्यमंत्री का जो वार्ड है, जहाँ पे गोरक्षपीठ है, वो वार्ड बीजेपी हार गई थी। इसलिए इस चुनाव को बीजेपी हल्के में नहीं ले रही है। और यही कारण है कि 2 जनसभा और 2 सम्मेलन बीजेपी के द्वारा यहाँ पे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगाए गए थे। इसमें एक चिकित्सकों का सम्मेलन मुख्यमंत्री ने आयोजित किया था, इसमें उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। और साथ ही व्यापारियों के सम्मेलन में उन्होंने व्यापारियों को अपने साथ जोड़ने की बात कही थी। बीजेपी इस चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि उसके पता है कि ये सेमीफाइनल है और इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं 24 को चुनाव पे पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ये सेमीफाइनल और कहीं ना कहीं इसका असर जो है जो उसमें जीती थी, अगर उससे अधिक जीती है तो उसके लिए मिलेगा। आपके पास वापस आएंगे दीपक, हमारे साथ उन्नाव से संवाददाता श्याम जी तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम जी, अगर उन्नाव की बात की जाए तो उन्नाव में क्या समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं? किस तरह से उन्नाव की जनता इस बार कौन से मुद्दे ध्यान में रखकर वो वोट करती हुई नजर आएगी? उन्नाव का पिछला रिजल्ट, साथ ही साथ इस बार क्या वो रिजल्ट दोहरा पाएगी बीजेपी, उसको लेकर भी जरूर अपडेट दीजिए। देखिए, आपको बता दें, नगर निगम की जब बात होती है तो बीजेपी हावी नजर आती है, लेकिन जब बात नगर पालिका परिषद और इसके अलावा नगर पंचायतों की होती है तो कहीं ना कहीं उसे सपा और बसपा से चुनौती मिलती हुई दिखती है। उन्नाव के अगर मौजूदा समीकरण की बात की जाए तो 3 नगर पालिका परिषद यहाँ पर हैं, जिनमें से एक पर बीजेपी काबिज है, एक पे सपा तो एक पे निर्दलीय। तो कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस को बीजेपी सुधारना चाहेगी। प्रचार का दौर खत्म हो चुका है, प्रचार थम चुका है। उन्नाव के लोग हमारे साथ में है और उनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि किस पार्टी के लोग उनके पास में आए, क्या मुद्दे उन्होंने उनको समझाए और किन मुद्दों को ध्यान में रख करके लोग वोट करेंगे। ये बताइए कि आपके पास अब सभी पार्टी के लोग आ चुके हैं, अपना अपना मुद्दा उन्होंने रख दिया, किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे आप? मुद्दा भैया, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे है कि हाउस टैक्स और वाटर टैक्स कई गुना बढ़ाया जा चुका है, उसकी वसूली भी हो रही है। हाँ, टैक्स बढ़ना कोई बुरी बात नहीं, मगर उससे कुछ विकास तो नजर आया। अभी तक उस पैसे से कोई विकास तो नहीं नजर आया। क्या लगता है, विकास नजर नहीं आया? इस बार क्या मुद्दा होगा आप लोगों के लिए? हमारे लोगों के लिए भैया सबसे बड़ा अभी ताजा मुद्दा है, बारिश का मौसम नहीं चल रहा, लेकिन 2-2 घंटे 1.5-2 घंटे दो बारिश हुई। पूरा शहर इस समय लग रहा है जिसे बेनिस बन गया, समझे। जगह जगह पानी भरा हुआ है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। 5 साल जो है अभी मतलब जो है कार्यकाल खत्म हुआ है, कोई व्यवस्था किसी तरीके से जो है पानी की, जल भराव के, उसकी निकासी की ही नहीं गई। हम लोग सबसे बड़ी दुविधा तो अभी मजा के हम लोग आ रहे हैं, देखिए सफेद पहने हैं और पूरा रास्ते भर में जो है हम लोग छिप गए हैं। उसके बाद घर जाकर दोबारा कपड़े बदल तब यहाँ है। महिलाएं भी हमारे साथ में हैं, आ जाइए आप। ये बताइए कि आप ये बताइए मैम कि जिस तरीके से सभी पार्टी के लोग आपके दरवाजे पर आए, उन्होंने दस्तक दी और अपने अपने मुद्दे बताए, अब आप किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? क्या लगता है उन्नाव के लिए क्या जरूरी है? उन्नाव के लिए जरूरी है कि भैया जैसे रास्ता है, प्रधान तो बन गए, 5-5 साल प्रधान होके और चले गए ना, रास्ता वैसे ही कचड़ा इतना भरा है। और कोई बच्चों के लिए न पढ़ाई शिक्षा दे रहे हैं, न कोई नौकरी दे रहे हैं। बच्चे क्या करें, फांसी लगा मर रहे हैं। तो बताओ क्या किया जाए? ये बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? अब तो सभी पार्टी के लोगों ने आपसे बता दिया कि उनका क्या एजेंडा है। ऐसा है कि 5 साल पहले सपा के बने थे चेयरमैन, तो उनके उसमें भी काम नहीं हो पाया। हमारे हिसाब से तो सरकार जिसकी उसी का बने, ताकि 4 साल वो काम तो कर सके। मैम ये बताइए क्या मुद्दे हैं आपके?
मुद्दे क्या है भैया, ये जो भैया बोले हैं सही, पानी सब जगह सड़कों पे भरा हुआ, सड़कें मेन तो सबसे मुख्य सड़कें होती हैं। जब आप उस पे आवागमन और यहाँ जाम की समस्या, उन्नाव में बड़ा चौराहे से लेके छोटे चौराहे तक बहुत ज्यादा जाम लगता है और हम लोगों को आवागमन जैसे पैदल चलने वालों के लिए जो बनते भी हैं उसमें चलने के लिए इतना अतिक्रमण रहता है कि निकलने के रास्ते ही नहीं रहते। अतिक्रमण हटाया जाता है सिर्फ वो दिखाने के लिए, फिर वो अतिक्रमण लग जाते हैं। ठीक है श्याम जी, ये तमाम चीजें हैं जिनको ध्यान में रखेगी जनता, और जनता इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर अब कहीं ना कहीं 4 तारीख को वोट करते हुए नजर आएगी। फिलहाल आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो लगातार निकाय चुनाव को लेकर एक एक अपडेट हम आपको न्यूज स्टेट पर देते रहेंगे और आपको बताएं कि 4 तारीख को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। चलिए बढ़ते आगे। जालौन में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब विधायक गौरी शंकर वर्मा ने केंद्रीय मंत्री के सामने गाली गलौज करने लगे। इस पर आपको खबर बताएंगे, लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।